हेलो। हाँ चलो बच्चों, आज जो हमारा फिजिक्स का क्लास होगा और वह भी क्लास क्या होगा, नए ढंग से हम लोग इसको समझते हैं। नई नई वीडियो बन रहे हैं आप लोग, मैं अनिल सर आप लोगों को आप लोगों को यम साइंस क्लासेज में फिजिक्स का क्लास चल रहा है। और वह क्लास क्या है बच्चों, ध्यान देना है। वह है आपका क्लास, फिजिक्स का क्लास है P12। और अभी इससे पहले जो क्लास आपका था वो इंग्लिश मीडियम का क्लास था, बच्चे लोग आए थे, सभी बच्चे क्लास चल रहा है। तो मैं इसको सेव करता हूँ, सब कुछ सेव मैंने ओके अपडेट कर दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक में देखिए, सेव को चेक कर लेते हैं। ये ओके, चलो अब मैं यहाँ पर न्यू डालता हूँ। और न्यू के अंतर्गत आप एक ध्यान देना होगा प्यारे बच्चों, अब आप लोगों का जो क्लास शुरू हो रहा है वह एक फिजिक्स का क्लास है। आज फिजिक्स का जो क्लास है वह आपको पता है कौन चैप्टर है। चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश और क्षेत्र। जो आज का भी परिचयात्मक क्लास होगा इस फिजिक्स का, आपका कौन क्लास का है, 12th का है। और ये चैप्टर का नाम है विद्युत विद्युत आवेश या वैद्युत आवेश कहें एवं क्षेत्र। वैद्युत लिखे चाहे विद्युत लिखे, वैद्युत आवेश या क्षेत्र और एवं क्षेत्र। अब आपका जो टॉपिक है वह वैद्युत आवेश, या आप लोग क्या लिख सकते हैं, वैद्युत आवेश एवं हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, क्षेत्र। वैद्युत आवेश एवं हम लोगों को जो पढ़ने जा रहे हैं वह पढ़ने जा रहे हैं क्षेत्र। चलो, अगर आपका ये ध्यान देना है, ये आपका जो है ये आपका कौन नंबर पार्ट 2 है। ध्यान रखना है बच्चों, ये पार्ट आपका कौन है, 2 पार्ट है। और वह भी 2 पार्ट आपका है, ध्यान रखना है आपका। ये पार्ट नंबर क्या है, 2 है। ये पार्ट नंबर क्या है बच्चों, 2 है। इसके अंतर्गत हम लोग आज पढ़ने बहुत टेक्निकली क्वेश्चन सब पढ़ेंगे। जैसा कहोगे वैसा क्वेश्चन ही पढ़ाई होगी और बहुत इंटरेस्टेड क्लास होगा और हाईटेक क्लास होगा। हाईटेक क्लास का सीधा मतलब होता है कि आपके सारे जो कंसेप्ट्स होंगे वह अपडेट कंसेप्ट्स होंगे और वह कंसेप्ट्स आपको मजबूती प्रदान करेगा। अब आपको कुछ चीजें मैं बताऊं कि आवेश की जो उत्पत्ति होती है वह कहां से होती है। आवेश की उत्पत्ति संबंधित एक क्वेश्चन आएगा, उसी का सारा एक्सप्लेनेशन आएगा। क्वेश्चन आएगा कि आवेश की उत्पत्ति संबंधित एक क्वेश्चन इतना मैं आपको लिख देता हूं पहले। आवेश की उत्पत्ति संबंधित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सिद्धांत, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, समझिए बात को। आवेश उत्पत्ति संबंधित कौन सिद्धांत है, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। बहुत टेक्निकली क्वेश्चन है, ये नीट लेवल का क्वेश्चन हो गया, हार्ड क्वेश्चन होगा। इलेक्ट्रॉनिक आवेश की उत्पत्ति संबंधित इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। अब यहां पर एक क्वेश्चन तो बन के तैयार है। क्या सर ये आपके बोर्ड में क्वेश्चन पूछेंगे? नो। क्या आपके बच्चों ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछेंगे? नो। सर क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि आप लोगों को अच्छा नॉलेज देना भी मेरी स्वभाव है। अच्छा नॉलेज देना भी मेरा क्या है, स्वभाव है। ये एक टॉपिक बनकर आपके पास तैयार है। अब मैं इस टॉपिक पर आगे की ओर चर्चा करता हूं। आओ बच्चों ध्यान दें, यहाँ इस टॉपिक की जो मैं चर्चा कर रहा हूं इसको हम लोग समझते हैं। इस टॉपिक के अंतर्गत मैं आपको कुछ चीज जो बता रहा हूं उसको ध्यान से समझिए। पहले तो मैं आपको परमाणु के नाभिक के बारे में बताता हूं, परमाणु के नाभिक के बारे में बताता हूं, परमाणु के नाभिक के बारे में मैं आपको बताता हूं। अब ये बातें आपके अंदर आ गई होगी, आपके अंदर ये बातें आ गई होगी कि हम परमाणु की कल्पना किए हैं। परमाणु रियल में गोलाकार नहीं है, अंडाकार है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तरंग भी है। अगर आप बात करोगे
तो यहाँ आता है, यह किसका सीट है, यन और पी, मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का। और आपको पता है कि ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ये तो आप बता सकते हैं कि ये क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 होता है, आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, 2 3 4 5, ये क्या हो गया 6, और ये भी इलेक्ट्रॉन है। आप समझिए बात को, ये भी इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ध्यान दो। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ है, टेक्निकली इशू है, पूरा टेक्निकली मामला है। अब यहाँ पर आप ये जो परमाणु की कल्पना कर रहे हैं, रियल में समझिए, ये बड़ी टेक्निकली कुछ है, क्वेश्चन है। इसी से आएगा कि रियल में आवेश कि इलेक्ट्रॉन क्यों मोटिवेशन में आता है। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है, एनसीईआरटी में भी एक दो लाइन लिख रखा है इस पर। होता ऐसा है बुआ कि परमाणु का हम एक मॉडल बना रखे हैं। आपको पता है कि ये परमाणु का क्या है, नाभिक है। चलो ठीक है सर। आपको पता है कि नाभिक में कौन रहता है, ये भी आपको पता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। चलो ठीक है। नाभिक में पी और एन रहता है। चलो, तो नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, तो इसके बीच एक बल लगता है, और जिसे हम लोग नाभिकीय बल कहते हैं। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच, आप पढ़े होंगे इस क्लास की, और भी चर्चा इसमें है। प्रोटॉन के बीच लगेगा, सब अलग चीज है, मैं छोटी छोटी चीज बता रहा हूं आपको। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच बल लगता है। ये कैसा बल है सर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच बल लगता है, ए फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन लगता है। इसे हम लोग नाभिकीय बल कहते हैं। ये नाभिकीय बल, रियल में ये बल भी क्या है, एक आकर्षण बल की तरह है। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच जो बल लगता है बच्चों, उसको हम लोग कौन फोर्स कहते हैं, रियल में इस फोर्स का नाम है नाभिकीय बल। समझो, इस फोर्स का क्या नाम है बच्चों, नाभिकीय बल है। अब यहां समझो, अब यहां जो है इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच, सुनिए आप, अब नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच भी बल लगता है। समझिए बात को यहां, यानी यहां पर समझो, ये नाभिक यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच भी फोर्स लगेगा। यानी समझो यहां अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच बल लगता है, का बीच क्या होता है, बल लगता है। अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच जो बल लगता है, रियल में वह बल का नाम है स्थिर वैद्युत बल। उसका नाम है स्थिर वैद्युत बल। पहले टेक्निकली बात समझिए, बहुत टफ कंसेप्ट है आपका। स्थिर वैद्युत बल लगता है। अब यहां पर समझना है, अब यहां जो देख रहे हैं, जो आप पीला कलर से देख रहे हैं, ये सारे के सारे जो इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसको हम लोग कौन इलेक्ट्रॉन कहते हैं, बद्ध इलेक्ट्रॉन। बद्ध इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हुआ, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। इसका नाम होगा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। प्यारे बच्चों इसको समझो, इस सब का क्या नाम होगा, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, या उसका नाम होगा बद्ध इलेक्ट्रॉन। क्लियर बात, हमारी बात ये समझ में आ गई होगी। ये अच्छा पूछा जाएगा कि बद्ध इलेक्ट्रॉन क्या है, टेक्निकली इशू समझिए आप इसको। पूछा जाएगा कि बद्ध इलेक्ट्रॉन क्या है। बद्ध इलेक्ट्रॉन वह इलेक्ट्रॉन है जो कहाँ रहता है, नाभिक के आसपास का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको बाउंडेड इलेक्ट्रॉन या बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, नाभिक के आसपास, नाभिक के आसपास रहता है, आसपास होता है, उसको हम लोग कौन इलेक्ट्रॉन कहते हैं, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इसके बीच स्थिर वैद्युत आकर्षण बल अधिक होता है। क्योंकि इसके बीच जो है ना, क्योंकि इसको क्यों कहते, नाम सुनो, क्योंकि इसके बीच, क्योंकि इसके बीच जो है आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इसके बीच जो है आपको स्थिर वैद्युत आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, आकर्षण बल क्या होता है, बहुत अधिक होता है। फीलिंग कर लेना है हमको। क्या हमारी बातें समझ में आ रही होगी आपको, क्या आपको हमारी बातें समझ में आ रही है, आवाज सुनाई पड़ रही है। प्यारे बच्चों अधिक से अधिक लाइव क्लास में जुड़ जाओ। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखते हैं, क्योंकि इसके बीच स्थिर वैद्युत आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। अब हमारा बच्चा पूछेगा, देखो
साइंस में सब कुछ कारण होता है, बिना कारण के साइंस में कुछ नहीं होता है। आपको अगर साइंस पर एक बार पढ़ने लगे, एक बार मोहब्बत हो गई तो बेपनाह मोहब्बत हो जाएगी इससे, और जिसको इससे मोहब्बत हो जाती है वो आदमी बहुत बड़ा आदमी हो जाता है। शुरू में तो इससे मोहब्बत करना मुश्किल है। इसका कारण मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं, सुनो बच्चों। इसका कारण भी आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग भी इसका कारण प्यारे बच्चों अच्छे ढंग से क्या किए होंगे, पढ़े होंगे। अब अच्छे ढंग से जो पढ़े होंगे उसको समझिए, क्या पढ़े थे अच्छे ढंग से। आप लोग की अच्छे ढंग से पढ़े होंगे, या फिर इसकी पढ़ाई अभी इसी चैप्टर में आएगी। कौन बल, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल क्या है, सुन लो। अगर आपको इस चैप्टर में आने वाला है, एफ बराबर पढ़ोगे के इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। बात समझो, ये फोर्स है। यही कौन फोर्स है बच्चों मेरे, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल है। चूंकि नाभिक के नजदीक होने के कारण उसकी दूरी जो होती है वह कम होती है। जब दूरी कम होगी यानी आर का मान कम होगा, स्वाभाविक बात है कि उसके बल जो होंगे वह अधिक होंगे। वह उस इलेक्ट्रॉन को वह नाभिक बड़ी मजबूती से पकड़ा रहेगा, इसलिए वह इलेक्ट्रॉन इस तरह के आवेश निर्माण में भाग नहीं लेगा। मैं वही बात लिख रहा हूं, आर का मान कम होने के कारण। पूछोगे आर का मान, पहले समझो यहां पर, कम होने के कारण, आर का मान कम होने के कारण, समझो मेरी बात को, यहां जो है ना एफ का मान अधिक होगा, सो बल अधिक होता है। इसलिए बल, कौन बल अधिक होता है बच्चे, स्थिर वैद्युत बल क्या होते हैं बच्चे, अधिक होते हैं। इसलिए स्थिर वैद्युत बल क्या होते हैं प्यारे बच्चे, अधिक होते हैं। इसलिए स्थिर वैद्युत बल अधिक होते हैं। अरे इसलिए आपको ध्यान देना होगा कि इसके कारण यफ अधिक हो गया, माने यफ क्या है बच्चों, अधिक का चिन्ह है, याद रखना अधिक। तो अधिक होता है तो क्या हुआ, यानी बल क्या हो गया, इसमें अधिक हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो थोड़ा डिजाइन में ये दे दो ताकि समझ में आएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, यफ ही है। अब प्यारे बच्चों, आर का मान कम होने के कारण यफ का मान अधिक हो गया, तो ये क्या हो गया, एफ ई जो है ना रियल में अधिक हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि दूरी कम हो गई। अगर आप मैथ के कंसेप्ट समझते होंगे तो आपको याद होगा कि अगर ये दोनों एक दूसरे के उल्टा है, उल्टा का मतलब हुआ कि दूरी घटेगी तो बल बढ़ेगा, बल घटेगी तो क्या होगा, दूरी बढ़ेगा। तो आप समझ गए होंगे। अब मैं एक बार थोड़ा बैक में आकर समझाता हूं आपको। आइए, यहां आप देख रहे हैं ना, ये सब कौन है, बद्ध इलेक्ट्रॉन है, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है, दोनों के बीच दूरी कम है। यहां से यहां की जो दूरी है बच्चों वही आर है, यहां से यहां के बीच की जो दूरी है वही आर है। तो इसकी दूरी कम है, दूरी कम होने का मतलब है कि उसका जो फोर्स होगा वह क्या होगा, अधिक होगा। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर वैद्युत बल जो होगा वह अधिक होगा। रियल में यह फोर्स जो है आपका यहाँ आकर्षण बल ही होगा, क्योंकि पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच विपरीत आवेश है। तो अब तुम्हें पता है कि जब आवेश विपरीत होगा तो दोनों के बीच क्या होगा, अगर आवेश अधिक होगा तो विपरीत आवेश होंगे तो एक दूसरे को आकर्षित करेगा। जैसे आजकल नहीं, तो प्लस और प्लस क्या करेगा बच्चों, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, माइनस और प्लस एक दूसरे को आकर्षित करेगा। आजकल आप लोगों के एज में देखते होंगे ना कि लड़का लड़की से एक दूसरे से आकर्षित होता है, उसी तरह विपरीत होगा तो आकर्षण होगा, और एक तरह का होगा तो फिर क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। ये नेचुरल प्रकृति है। अब यहां पर आगे क्यों बढ़ते, अब सुनो यहां आप देखो, अब यहां पर आएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन आएगा, इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन, सर ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है, यही है आपका आवेश। यही रोल किसका करता है बच्चे, ये आवेश का काम कौन करता है, सभी इलेक्ट्रॉन नहीं करते। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते वही आवेश के रोल में होता है। विशेष परिस्थिति में सब लोग हो सकता है, क्योंकि एनर्जी मिलेगा तो उसके भी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है वो भी कूद कर बाहर आ जाएंगे और आवेश बन के रोल में काम कर सकते हैं। नॉर्मली हम लोग आवेश के लिए, चालक के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। तो हम बताते हैं कि रियल में मुक्त इलेक्ट्रॉन कौन होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन वह होता है जो नाभिक के आसपास नहीं होता है। रियल में आप समझिए, वह इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के आसपास नहीं होता है, जो क्या होता है, नाभिक के आसपास नहीं होता है, नाभिक के आसपास नहीं। रियल में बता दूं, रियल बता दूं, यानी नाभिक से दूर होता है। यानी ये समझिए, नाभिक से इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के आसपास नहीं होता है,
यानी इलेक्ट्रॉन से ये क्या होता है, नाभिक से दूर होता है, नाभिक से क्या होता है, दूर होता है। लॉजिकली बात समझिए, ये क्या होता है, नाभिक से दूर होता है। अब दूर होने के कारण बच्चों ध्यान दो, ये दूर होने के कारण आर का मान क्या होता है, कम जाता है। आर का मान कम जाता है, यानी दूरी कम हो जाती है, तो इलेक्ट्रो दूरी अधिक हो जाती है, कम नहीं होगा, ये ध्यान रखना है, दूरी अधिक होगी। बीच की दूरी अगर बढ़ जाएगी, आसपास नहीं होगा, तो उसकी दूरी क्या हो जाएंगे बच्चों, दूरी क्या हो जाएंगे, इसकी अधिक दूरी हो जाएंगे, तो फोर्स क्या होगा बच्चे, कम जाएगा। ये टेक्निकली वर्ड समझ जाओ, याद रखना। यानी आर मतलब हुआ दूरी बढ़ती है, दूरी बढ़ गई, दूरी बढ़ जाती है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी इसका मान क्या होता है बच्चों, कम हो जाता है। यानी कहने का अर्थ हुआ कि स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कम हो जाता है। तो यहां पर कौन बल कम हो जाएगा, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। आकर्षण बल क्या होता है, कम हो जाता है। जब आकर्षण कम हो जाएगा तो वह इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा बच्चों, वह इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, कोई उसको खींचने वाला नहीं रहेगा। खींचने वाला होगा, कम फोर्स से खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो है वह कौन जाते हैं, कौन इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। एकदम देहाती भाषा में समझा रहा हूं, इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्री हो जाता है। और यही फ्री इलेक्ट्रॉन रियल में आवेश के रोल में हमारे आपके पास होता है। यही इलेक्ट्रॉन आवेश के रूप में, आवेश के रूप में, आवेश के रूप में होता है। विशेष परिस्थिति में और सारे कंसेप्ट होंगे। बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है उसको भी एनर्जी मिलेगा, तो कूद कर बाह्यतम कक्षा में चला जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन का रोल करने लगेगा। खैर उसकी चर्चा तो अभी पूरी 6 महीना तो यही इलेक्ट्रॉनों को आपको पढ़ना है, तो फिर आराम से इस कंसेप्ट को फीलिंग करते रहिए, पढ़ते रहेंगे और समझते रहेंगे। मोटी मोटी बातें समझिए। यही इलेक्ट्रॉन आवेश के रूप में आपके नजर आता है। अब मैं कुछ चीजें और भी इसमें डिटेल चर्चा कर रहा हूं। पहला चर्चा है कि प्रोटॉन इस क्रिया में भाग क्यों नहीं लेता। ये बड़ी बात बता रहा हूं कि वो प्रोटॉन कहाँ रहता है, तो नाभिक में रहता है, और उसके बीच कल मैं एक चर्चा भी कर रखा था, याद होगा कि प्रोटॉन का वजन लगभग 1000 ज्यादा वजनदार भार है, किससे, इलेक्ट्रॉन से। एक फैक्टर। दूसरा फैक्टर उसका है कि वह जो है ना नाभिकीय बल से बंधा रहता है। ये प्रोटॉन जो आप देख रहे हैं ना, रियल में जो प्रोटॉन है वह किससे बंधा रहता है, नाभिकीय बल से। ये नाभिकीय बल से क्या रहता है बच्चा, बंधा रहता है। ये नाभिकीय बल से प्यारे बच्चों कैसा रहता है, बंधा रहता है। ये प्रोटॉन जो है नाभिकीय बल से क्या रहता है बच्चा, बंधा रहता है। और यह बल ध्यान रखना है, यह बल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से क्या होता है, अधिक होता है, से बहुत अधिक शक्तिशाली होता है, बहुत अधिक शक्तिशाली, याद रखना। इसलिए प्रोटॉन जो है क्या होता है, बाहर नहीं निकलता है। इसलिए प्रोटॉन बाहर नहीं निकलता। ये टेक्निकली बात मैं समझा रहा हूं आपको। ये सारे के सारे व्हाट्सएप पर चले जाएंगे, बाहर नहीं निकलता। आप लोग अपने घर पर इस अपलोडेड वीडियो को 2 बार 3 बार देखेंगे, सुनेंगे, सारी चीजें आपके दिमाग में अभी से आ जाएगी, कभी एहसास नहीं होगा इधर उधर। इसलिए प्रोटॉन बाहर नहीं निकलता, निकलता है विशेष परिस्थिति में निकलता है, उसकी चर्चा भी हम लोगों को नहीं करनी है। चलो हम लोग ध्यान देते हैं नेक्स्ट टॉपिक में जो हम लोग आ रहे हैं। सर उस टॉपिक का क्या नाम है, आइए उस टॉपिक के अंतर्गत जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, उसके अंतर्गत मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके अंतर्गत बताऊंगा कि स्थिर वैद्युत की, जिसको हम फिजिक्स में पढ़ रहे हैं, उसकी परिभाषा क्या है, वह कैसे काम करता है। ये तो मैं बताया कि इलेक्ट्रॉन ही इस तरह के महत्वपूर्ण काम क्यों करते हैं। अब एक टॉपिक बन के तैयार हुआ है आपके पास, इसका नाम है स्थिर वैद्युतिकी। जो आप वैद्युतीय एक चैप्टर आपने पढ़ा है, स्थिर वैद्युतीय,
रियल में इसकी क्या परिभाषा है, फिर मेरी परिभाषा आवेश की होगी, मेरी परिभाषा उसके बाद क्या होगा, आवेश की होगी। स्थिर वैद्युत की, 2 मिनट, यहां जो है हम लोग इसको देखें, स्थिर वैद्युत की, वैद्युत की, वैद्युत की किए, पहले समझ जाते हैं स्थिर वैद्युतकीय, पहले समझ लिए बात को आप। स्थिर वैद्युतकीय क्या है, स्थिर वैद्युतकीय क्या है, जिसमें हम लोग आवेश का अध्ययन करते हैं। कौन आवेश का अध्ययन करते हैं, जो आवेश क्या रहता है, स्थिर रहता है। दूसरा, इसके साथ साथ कुछ अच्छी अच्छी किताबों ने कुछ अच्छी अच्छी चीजें लिख रखा है कि स्थिर वैद्युतकीय के अंतर्गत हम लोग जो है आवेश के साथ साथ, जानते हैं आवेश के साथ साथ विद्युत क्षेत्र, क्या कहते हैं, देखो लिखना होगा, परिभाषा पूछेगा तो भौतिक विज्ञान लिख दो, क्योंकि आवेश तो वहां भी रहता है। खैर चलो, तो भौतिकी विज्ञान की वह शाखा जिसमें आपको क्या अध्ययन करना है, जिसमें भौतिकी विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेश जब स्थिर होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, तो अध्ययन करते हैं। स्थिर होता है तो क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेश जो स्थिर होता है तो अध्ययन करते हैं, तथा विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव, विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव का स्थिर आवेश से संबंधित अध्ययन करते हैं। यहां ध्यान देना पड़ेगा, यानी यहां पर ऐसे समझे हम लोग, यहां पर हम लोग ऐसे समझ रहे हैं, ध्यान दो, विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव आवेश को स्थिर रहने से की स्थिति में विभव को, आवेश को स्थिर रहने की स्थिति में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, अध्ययन करते हैं। एकदम इजी परिभाषा है। पूछा जाएगा कि स्थिर वैद्युतिकी क्या है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेश जो स्थिर होता है तो अध्ययन करते हैं, तब विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव को आवेश को स्थिर रहने की स्थिति में अध्ययन करते हैं। अब आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, मोटी मोटी बातें ये समझो कि इसके अंतर्गत आप आवेश का अध्ययन तब करोगे जब आवेश क्या होगा बच्चों, स्थिर होगा। आवेश स्थिर होगा तब आप इसको अध्ययन कर पाएंगे। अगर आवेश स्थिर नहीं होगा तो आप लोग इसमें शाखा में अध्ययन नहीं करेंगे। अब आपको मोटी मोटी बातें और भी अच्छी ढंग से समझनी है। सर समझना क्या क्या है, एक एक बात को नेट एंड क्लीन ढंग से हम लोगों को समझना है। एक एक जो है, अरे हेलो, एक एक ढंग से हम लोगों को क्या करना है, समझना है। चलो ठीक है, ओके, सभी बच्चे समझ लिए होंगे। आइए हम लोग देख लेते हैं, यहाँ आगे आइए। अब आप लोगों को जो समझना है, जिसके अंदर हम आवेश की चर्चा कर रहे हैं, यानी यहाँ आवेश को हमेशा ध्यान रखना है आपको कि आवेश जो है एनी टाइम किस अवस्था में रहेगा, आवेश स्थिर रहेगा। आवेश क्या रहेगा, स्थिर, एकदम स्थिर रहता है। इस बात को याद रखना है। हमारा पूरा टॉपिक में ये पूरा का पूरा कंसेप्ट यही रहेगा कि आवेश क्या रहेगा, आपका आवेश स्थिर रहेगा, यानी आवेश जो है, आवेश का जो वेग होगा वह क्या होगा, 0 होगा। इसी टॉपिक पर अपना आज चर्चा शुरू होती है।
अब आपको ये जानना पड़ेगा आवेश के बारे में। पहले समझिए, अब एक टॉपिक आया कि सर ये आवेश जो है वह क्या है, चार्ज क्या है। रियल में समझिए चार्ज, आवेश क्या है। आवेश की बड़ी चर्चा हो रही है मेरे प्यारे बच्चों। तो आवेश जो है, आवेश को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं चार्ज। छोटी मोटी नामें याद भी रखना है। आवेश को हम लोग क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। और आवेश के बारे में आप पढ़ चुके हैं कि किससे सूचित करते हैं, ये सब बातें आपको पहले से पता है। आवेश, क्यू, चार्ज। यहाँ जो है डेल्टा क्यू, सर इसका आवेश का मात्रक क्या है वो भी पता है आपको, कूलॉम मात्रक है, कूलॉम। अब सर कूलॉम क्या है, कूलॉम के लिए आप लोगों को क्या लिखना है पता है, बड़ा सी लिखना है। ये बातें आपको पता है। कूलॉम है लिखा हुआ, इसको बड़ा सी के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, सूचित करते हैं आवेश की मात्रा। आवेश क्या है, देखो रियल में आवेश की बहुत सारी परिभाषाएं हैं, लेकिन आपको एक ऐसे परिभाषा बताया जाए जो अधिक से अधिक मात्रा में विदित हो। दो तीन बातें और भी ध्यान से देखनी है आपको, दो तीन चीजें और भी आप लोगों को क्या करना है, ध्यान से देखना है। अब वह क्या देखना है उसको हम लोग समझेंगे। आवेश जो होता है वह फंडामेंटल इकाई है। आवेश भी जो है वह फंडामेंटल इकाई है, यानी मूलभूत इकाई है। यानी आप समझिएगा तो ये जो है ना, या पर ध्यान रखना है आपको, मूलभूत, ये मूलभूत इकाई है, मतलब समझिए फंडामेंटल यूनिट है। यानी आवेश से छोटा पोर्शन जो है आपको नहीं होता। एकदम जैसे इलेक्ट्रॉन आवेश हुआ तो भाई इलेक्ट्रॉन का आवेश का जो है कोई छोटा रूप, जैसे द्रव्यमान एक फंडामेंटल टॉपिक है ना, उस तरह आवेश भी एक फंडामेंटल मूलभूत इकाई है, मूलभूत है। आज दूसरी चीज क्या है, आवेश क्या है, किसी वस्तु का, वह कौन है आपका, किसी वस्तु का गुण है, किसी वस्तु का गुण है जिसके कारण वह आवेश क्या करता है, आवेश आपका विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, जिसके कारण वह क्या उत्पन्न करता है, पढ़ा है ना तुम, आवेश जब गतिशील होती है तो वह विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, हाँ विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। यानी कहने का अर्थ हुआ आवेश वह वस्तु, आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र जानते हैं। यानी आवेश किसी वस्तु का वह गुण है, वस्तु का वह गुण है जो जो किसी वस्तु में, किसी वस्तु में या अपने आसपास, या अपने आसपास वैद्युत और एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। कोई पूछेगा कि सर आवेश क्या है, आवेश एक मूलभूत इकाई है, किसी वस्तु का वह गुण है जो किसी वस्तु में या अपने आसपास वैद्युत एवं, याद रखना, चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, आवेश देते हैं। यानी चार्ज उसका क्या है, आपका नाम है। नेक्स्ट टॉपिक में जो हम पढ़ रहने जा रहे हैं कि ये चार्ज के अंतर्गत, अभी आप एक बातें आप लोगों को क्लियर हो गया है कि चार्ज के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आवेश के अंतर्गत हम लोग इलेक्ट्रॉन को पढ़ने जा रहे हैं, आवेश के अंतर्गत हम लोग इलेक्ट्रॉन को पढ़ने जा रहे हैं। और रियल में कोई आवेश जो दो प्रकार के होते हैं, जैसा फ्रैंकलिन बेंजामिन ने बताया, आवेश होता है धनावेश, धनावेश मतलब जानते हो प्लस क्यू कर दो, और दूसरा है ऋणावेश, दूसरा है कौन है, ऋणावेश, बेसिक कंसेप्ट है, ये हो जाएगा ऋणावेश। समझ में आया। ये बताने वाला कौन वैज्ञानिक है, बताया था आपको, याद रखना, अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन बताया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन बताया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ने बताया था कि आवेश दो हैं, धनावेश हैं
और एक कौन आवेश है, ऋणावेश है। चलिए अब यहां ध्यान दो। अब तो कुछ चीजें मैंने पिछले वाला क्लास में बताया था कि दुनिया की सभी वस्तुएं परमाणु से बना हुआ है और परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना है। इसका मतलब है दुनिया की सभी वस्तुओं में आवेश है। अंतर क्या है, आवेश न्यूट्रल अवस्था में है, मतलब जितना धन आवेश है उतना ही ऋण आवेश है। यानी सभी वस्तुओं की जो स्थिति चर्चा करेंगे, सभी वस्तुओं वैद्युतीय उदासीन होता है। वैद्युतीय क्या होता है बच्चों, उदासीन। सभी वस्तुएं क्या होता है, वैद्युतीय क्या होता है बच्चों, उदासीन। उदासीन का मतलब हुआ कि जितना प्रोटॉन है उतना ही क्या है, इलेक्ट्रॉन है, टोटल रिजल्ट जीरो। यानी कहने का अर्थ है कि सर उदासीन वस्तु का क्या मतलब हुआ कि जितना प्रोटॉन है उतना ही क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो रिजल्ट क्या आ गया, जीरो। यानी जितना प्रोटॉन चार्ज है, जितना प्रोटॉन की संख्या है उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या है, तो क्या हो गया, वह क्या है, उदासीन है। ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो सर जब उदासीन है तो फिर आवेश कहां से आएगा, धनावेश और ऋणावेश क्या होता है। मैं आपको एक टॉपिकली बात समझा रहा हूं, इसको समझिए। मेरे पास दो कॉलम यहां मौजूद है। एक कॉलम को मैंने नाम दे रखा है बच्चों ए, और एक का नाम है यहाँ बी। दो गोलाकार वस्तुएं में आपके सामने है, एक का नाम ए है और दूसरे का नाम क्या है बच्चों, बी है। और मैं माना कि इसमें 10 प्रोटॉन है और यहाँ है 10 इलेक्ट्रॉन है। मैं यहाँ देख रहा हूँ 10 प्रोटॉन है और यहाँ मैं देख रहा हूँ 12 इलेक्ट्रॉन है। आप इससे समझ सकते हैं कि दोनों में क्या फर्क है। दोनों में 10 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब है कि यह उदासीन है। इसका मतलब है यह उदासीन है, और यह उदासीन नहीं है। क्यों नहीं है, कि यहाँ पर प्रोटॉन कितने हैं, 10 हैं, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 12 हैं। यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ अधिक है। यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या यहाँ अधिक है। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या बच्चे अधिक है तो वह पदार्थ कौन होगा, ऋणावेशित। बच्चे को दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, थोड़ा इसको मैं अलग लिख देता हूं। तो वह जो होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है यहाँ बच्चों क्या है, अधिक है। फिर से मैं यहाँ अलग से लिख देता हूं। यहाँ जो है देखेंगे आप, फिलिंग करेंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, अधिक है। यहाँ आप फिलिंग करोगे, एक टॉपिक देखो यहाँ जो हम देख रहे हैं वह इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है बच्चों, यहाँ देखोगे इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है। इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है, अतः यह कौन चीज है, ऋणावेशित, यानी नेगेटिव चार्ज। ये कौन है, ऋणावेशित है। ध्यान दो, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 12, ये कितने हैं, 10। कोई वस्तु धनावेशित है या ऋणावेशित है, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें प्रोटॉन नहीं है। प्रोटॉन है, मात्रा का हेरफेर है। यानी इलेक्ट्रॉन का बढ़ना ऋणावेश को दिखाता है, इलेक्ट्रॉन को घटना धनावेश को दिखाता है। धनावेश, अगर इलेक्ट्रॉन घट गया तो स्वाभाविक बात है कि बच्चों, मैं बता रहा हूं एक टेक्निकली चीज, अगर इलेक्ट्रॉन, ध्यान दो यहां, इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है, संख्या क्या है आपको, क्या है वहां पर, अधिक है, यानी कहने का है तो वह कौन सी होगा प्यारे बच्चों, तो वह ऋणावेशित होगा। इसका मतलब ये मत समझ जाना कि उसमें प्रोटॉन नहीं है। और इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर कम होती है, संख्या कम है, तो वह कौन है बच्चों, धनावेशित है। प्यारे बच्चों, कौन है वह, धनावेशित होता है। इंट्रोडक्टरी क्लास चल रहा है आपका, वह क्या होगा, तो यानी तय करेगा कि कौन धनावेश है कौन ऋणावेश है। ये नहीं होता है कि धनावेशित है तो उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन होगा, कम होगा। इलेक्ट्रॉन होगा मगर वह क्या होगा, बिल्कुल कम होगा, कम मात्रा में होगा, उसको होना ही है। अभी थोड़ा इंट्रोडक्टरी क्लास चल रहा है। फिर नेक्स्ट टॉपिक में जो हम लोग बढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन संख्या कम है तो वह धनावेशित है। अब ये सब होता कैसे है, कोई वस्तु, यानी आवेश का मतलब क्या हुआ, धारा क्या होता है। तो फिर आप तो अभी मैं पर चर्चा में पढ़ रहा हूं कि होता धनावेश और ऋणावेश क्या है, सो पढ़ा आपने।
अब पढ़ना है कि धनावेश और ऋणावेश कैसे होता है। तो आवेश और धनावेश ऋणावेश कैसे होता है, इस चीज़ की चर्चा मैं कर लेता हूँ। क्या आप लोग थक तो नहीं गए हैं? आपकी क्लास लगभग जो है 30 मिनट प्लस चल चुका है। मैं देख रहा हूँ आपकी क्लास जो है 35 मिनट लगभग हो चुके हैं। ये 1.5 घंटा का लंबा क्लास प्रतिदिन होगा, जो आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप के चैनल पर मिले। व्हाट्सएप एक चैनल बन रहा है, उस पर मिल जाएगा, क्योंकि टेलीग्राम सही बच्चे यूज नहीं कर पा रहा है। तो व्हाट्सएप चैनल बन रहा है, अभी तुरंत सबका जो है PDF अपलोड रहेगा। आप लोग इस क्लास को, अभी इंट्रोडक्टरी क्लास है, घर पर जो है ना 2 बार इसको अवश्य देखिए। आप लोग 2 बार अवश्य देखिए, अभी इसे देखिएगा, याद होता रहेगा, कभी प्रेशर नहीं होगा। अगर केमिस्ट्री फिजिक्स आ गया तो रिजल्ट चकाचक है, जो कहीं कोई समस्या है ये नहीं है। बीमारी तो यहीं से है। अभी हम आपको 1 सप्ताह 4-5 दिन फिजिक्स का क्लास देते हैं, जब फिजिक्स का सबसे हार्ड है, फिजिक्स अभी हार्ड चलेगा, इसको ट्रैक पर ले लो, उसका फिर केमिस्ट्री का क्लास, दोनों क्लास ऑन हो जाएगा। अभी तत्काल हम फिजिक्स से 5-7 दिन हार्ड क्लास है, इसलिए पहले फिजिक्स को ट्रैक पर लाते हैं, फिर केमिस्ट्री को ट्रैक पर लाएंगे। बस दोनों अपना फुल स्पीड में एक्सीलेटर पर चढ़े हुए कैसे जाते हो, गाड़ी एकदम फड़फड़ाई एकदम लहरिया कट, वैसे ही चलता रहेगा बचपा। तब तक के लिए मैं अनिल सर आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये क्लास आप लोगों को मैं यहाँ पर आज फिजिक्स का जो इंट्रोडक्टरी क्लास है उसका दूसरा पार्ट था, मैं क्लोज करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू ऑल।